तो अब हम लोग पढ़ते हैं रिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर के बारे में कि रिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर होता क्या है। तो इसमें दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लिपिड सॉल्युबल और एक होते हैं वाटर सॉल्युबल। क्या होता है? लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। अब लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल जो ड्रग होता है तो वो होता क्या है? तो लिपिड सॉल्युबल में एक ड्रग का नाम होता है जिसका नाम है फाइगोस्टिग्मिन। क्या नाम है? फाइगोस्टिग्मिन। जो फाइगोस्टिग्मिन जो ड्रग होता है ये क्या करता है कि 50% हमारा दिमाग के अंदर काम करता है, 50% कहाँ काम करता है? ब्रेन में, और 50% जो होता है वो दिमाग के बाहर काम करता है। कितना? 50% काम करता है ब्रेन में और 50% आउटसाइड। अब ये आउटसाइड काम करता है और ब्रेन के अंदर जो 50% काम करता है तो ये क्या करता है? अब जब भी फाइगोस्टिग्मिन दिया जा रहा है जो कि लिपिड सॉल्युबल है और रिवर्सिबल है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर है, तो ये जो ड्रग है फाइगोस्टिग्मिन जब दिया जा रहा है तो ब्रेन के अंदर काम क्या करेगा और जो आउटसाइड में होता है तो वहाँ पे क्या काम करेगा? तो जो ब्रेन के अंदर काम करता है उसमें आपको देखना है कि एक जीआईटी में काम करेगा। जीआईटी, तो जीआईटी में तो आप लोग देखे होंगे जो सिंपैथिक सिस्टम होता है, एक पैरासिम्पैथिक होता है। तो पैरासिम्पैथिक में क्या करता है? जीआईटी में सीक्रेशन को इंक्रीज कर देता है। अगर यही दवा आई में जाता है, आँख में, तो क्या करेगा? मियोसिस करेगा। क्या करेगा? मियोसिस करेगा। और ब्रेन में जाता है तो क्या करता है? ये दवा जो होता है ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है उसको क्रॉस कर जाता है। किसको क्रॉस करता है? ब्लड ब्रेन बैरियर। अब ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है कि हमारा जो दिमाग होता है, ब्रेन होता है, अब जैसे मान लीजिए कि ये ब्रेन है तो इसके चारों तरफ एक बैरियर लगा हुआ रहता है कि कोई भी चीज़ ब्रेन के अंदर ना जाए। तो ये जो दवा होता है तो ये बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन के अंदर चला जाता है और ब्रेन में ये काम करता है। तो इसी को बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी कि वहाँ से कोई भी ऐसा इन्फेक्शन जो कि है ब्रेन के अंदर ना जा पाए, तो उसका काम होता है इन्फेक्शन या फिर कोई ऐसा चीज़ जो कि ब्रेन को नुकसान पहुँचाए उसको रोकना, तो जिसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, उसको बोलते हैं। लेकिन ये जो दवा है तो ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर जाता है। तो एट्रोपिन पॉइजनिंग का आप नाम सुने होंगे। कौन सा पॉइजनिंग? एट्रोपिन पॉइजनिंग। एट्रोपिन पॉइजनिंग। तो एट्रोपिन पॉइजनिंग जब होता है तो ये दवा दिया जाता है जिसका नाम है फाइगोस्टिग्मिन, उसका एंटीडोट हो गया। एट्रोपिन पॉइजनिंग अगर हो जाता है तो कौन सा दवा देते हैं? फाइगोस्टिग्मिन नाम का जो दवा होता है उसको दिया जाता है। ये क्या करता है कि एट्रोपिन पॉइजनिंग होता है उसको कम करता है। एट्रोपिन जब भी दिया जाता है तो क्या होता है कि आँख का जो पिपल होता है वो बड़ा हो जाता है, डायलेट हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? मिड्रेसिस बोलते हैं। जब भी फाइगोस्टिग्मिन दिया जाता है तो क्या करता है कि आँख में जाकर वो मियोसिस करवाता है, जो पिपल्स होता है उसको कंस्ट्रिक्ट करवाता है। तो एट्रोपिन पॉइजनिंग में ये दवा दिया जाता है। इस दवा का मेन यूज एक और है, इसके पहले भी हम लोग इसके बारे में पढ़े थे कि फाइगोस्टिग्मिन का यूज होता है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में। किस में होता है? एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में इसका यूज होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो आँख होता है, आँख के अंदर क्या होता है कि इंट्रा ऑक्यूलर जो प्रेशर होता है बढ़ने लगता है, क्योंकि वहाँ पे एक जो ग्लूकोमा जो होता है, ग्लूकोमा की वजह से जो हम लोग का जो ड्रेनेज सिस्टम होता है आँख का वो ब्लॉक हो जाता है, जिसके वजह से आँख के अंदर का इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ने लगता है। तो ये दवा देते हैं तो क्या होता है? वो ड्रेनेज है वो खुल जाता है, जिसके वजह से इंट्रा ऑक्यूलर जो प्रेशर होता है वो कमने लगता है। तो इसका यूज हो गया एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में। अब एक और लिपिड सॉल्युबल ड्रग है जिसका नाम है डोनेपेजिल, रिवास्टिग्मिन और ग्लेंटामाइन। अब ये दवा क्या होता है? डोनेपेजिल, रिवास्टिग्मिन और ग्लेंटामाइन। तो सबसे पहले देखिए कि डोनेपेजिल क्या है? डोनेपेजिल, रिवास्टिग्मिन और ग्लेंटामाइन। अब ये तीन दवा है, तो ये तीन दवा का क्या काम होता है? तो सबसे पहले तो यहाँ पे जानना है कि ये जो तीनों दो दवा होता है ये अल्जाइमर डिजीज होता है उसमें दिया जाता है। अब अल्जाइमर डिजीज होता क्या है? अब अल्जाइमर डिजीज वो डिजीज होता है जो कि बूढ़े लोग में होता है। तो बूढ़े लोग में क्या होता है कि मेमोरी का लॉस होने लगता है। तो इसमें दो तरह के डिजीज होता है, एक होता है पार्किंसन डिजीज, एक होता है अल्जाइमर डिजीज। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अल्जाइमर डिजीज का। तो अल्जाइमर डिजीज में होता है
कि एक जो कोलिनर्जिक जो न्यूरॉन होता है उसका डिग्रेडेशन होने लगता है, वो खराब होने लगता है। तो जब कोलिनर्जिक न्यूरॉन खराब होने लगता है तो वहाँ पे जो हम लोग के अंदर जो मेमोरी जो होता है, मेमोरी फिर खराब होने लगेगा, मतलब कि मेमोरी सही से बनेगा नहीं। तो ये जो दवा होता है तो उस मेमोरी को ठीक करता है, मतलब कि जो भी बूढ़े लोग के अंदर जो मेमोरी का प्रॉब्लम होने लगता है, भूलने का, जैसे कि याददाश्त उनका खराब होने लगता है, तो बोलता है कि बूढ़े लोग सेठिया गए हैं, मतलब कि उनको कोई चीज़ याद नहीं रहता है, तो उनको क्या होता है कि अल्जाइमर डिजीज होता है। तो यही डिजीज में ये दवा दिया जाता है जिसका नाम है डोनेपेजिल, रिवास्टेगमिन और गैलेंटामाइन। तो ये दवा देके क्या किया जाता है कि मेमोरी को इंक्रीज करवाया जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए कि डोनेपेजिल, रिवास्टेगमिन और गैलेंटामाइन का क्या काम है, इंक्रीज मेमोरी। कहाँ, किसके लिए, अल्जाइमर डिजीज के लिए। किसके लिए, अल्जाइमर डिजीज के लिए यूज इन अल्जाइमर डिजीज। ठीक है, अब इस डिजीज में ये दवा काम क्या करता है कि उसका मेमोरी जो होता है उसको इंक्रीज करता है, मेमोरी को इंक्रीज करता है। इसका ड्रग ऑफ चॉइस भी अगर बोल सकते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए है, अल्जाइमर डिजीज के लिए है। अल्जाइमर डिजीज के लिए ये 3 जो दवा है ये ड्रग ऑफ चॉइस है, मतलब कि कभी भी अगर इस दवा का उपयोग किया जाएगा उस डिजीज में तो सबसे पहले इसका नाम है, किसका, डोनेपेजिल, रिवास्टेगमिन और गैलेंटामाइन। अब ये जो दवा होता है तो इसमें क्या देखना है कि सबसे पहले एक और चीज़ कि ये 3 दवा में तीनों तो ओरली लिया जाता है, लेकिन एक जो दवा होता है उसका पैच भी लगाया जाता है, मतलब कि जो यहाँ पे कंधे के पास या फिर बैक में कहीं पे भी उसको चिपकाया जाता है, जिसको पैच बोलते हैं, चिपका के छोड़ दिया जाता है और धीरे धीरे उसमें से दवा रिलीज होता है, उसको बोलते हैं पैच। अब इसको पैच भी लगाया जाता है, तो कौन सा ऐसा दवा है जिसका पैच लगाया जाएगा, तो यहाँ पे इस तरह से याद करना है कि जो पैच लगता है किसका लगता है, रिवास्टेगमिन का। किसका, रीवा का पैच लगता है। अब इसको इस तरह से देखना है कि डोनेपेजिल, गैलेंटामाइन और रिवास्टेगमिन है, तो रीवा नाम की लड़की होती है। ठीक है, तो याद करने का एक तरीका है कि रीवा नाम के जो लड़की है जिसका क्या हो गया था कि डोनेपेजिल और गैलेंटामाइन का जो लड़का था उन दोनों से ब्रेकअप हो गया था, मतलब दोस्त थे तो उन दोनों से ब्रेकअप हो गया था। तो अब दोनों को पैचअप करवाना है, तो रीवा जो होती है क्या करती है कि दोनों के साथ जाके पैचअप हो जाती है, यानी कि रीवा जो होता है उसका पैच लगाया जा सकता है। इसको याद करने का ये थोड़ा सा आसान सा तरीका है और कुछ नहीं, मतलब कि रिवास्टेगमिन होता है उसका पैच में भी यूज होता है, लेकिन बाकी जो 3 दवाई है उसका यूज पैच में नहीं होता है। तो ये तो हो गया लिपिड सॉल्युबल रिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर। अब हम लोग को यहाँ पे देखना है कि वाटर सॉल्युबल में कौन कौन सा दवाई आता है। तो वाटर सॉल्युबल में हम लोग को देखते हैं कि नियोस्टेगमिन नाम का एक दवा होता है जो कि वाटर सॉल्युबल है। कौन सा, नियो। उसके बाद पायरेडोस्टेगमिन, एक और दवा का नाम है जिसका नाम है इड्रोफोमियम। अब ये जो 3 दवा है तो इसका काम क्या होता है कि एक डिजीज होता है, बीमारी होता है जिसका नाम होता है मैस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, मैस्थेनिया ग्रेविस। तो ये जो दवा होता है उसमें दिया जाता है, यानी कि ट्रीटमेंट जो होता है, ट्रीटमेंट ऑफ मैस्थेनिया ग्रेविस का कौन सा दवा है, नियोस्टेगमिन और पैराडोस्टेगमिन। लेकिन जो इड्रोफोबियम का काम क्या है, यहाँ पे ये देखना है कि ट्रीटमेंट क्या हो गया, ट्रीटमेंट हो गया मैस्थेनिया ग्रेविस का नियोस्टेगमिन और पैराडोस्टेगमिन। तो ये दवा क्या करता है कि एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर है, मतलब कि उसको रोक देता है। अब जो इड्रोफोबियम यहाँ पे है इसका काम होता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी को मैस्थेनिया ग्रेविस हो गया, तो मैस्थेनिया ग्रेविस सबसे पहले ये समझना है कि मैस्थेनिया ग्रेविस उस बीमारी को बोलते हैं कि जिसमें कि आपका जो मसल्स होता है वो वीक हो जाता है। किसी किसी को देखिएगा कि ये तो दोनों आँख होता है, तो हम लोग का तो दोनों आँख जो है हम लोग सीधा देख रहे हैं, अगर ऐसे देख रहे हैं तो हम लोग का ये जो ऊपर का जो लेवेटर पल्पाई मस्कुलरिस मसल्स है ये उठा रहता है, जिसको पुतली हम लोग बोलते हैं, ये हम लोग को हमेशा उठा रहेगा। लेकिन जो मैस्थेनिया ग्रेविस रहता है तो उसमें क्या होगा कि दोनों आँख नहीं खुलेगा, एक आँख ऐसे रहेगा, एक आँख खुलता रहेगा, जिसको क्या बोलते हैं, पोटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
पोटोसिस बोलते हैं। तो मैस्थेनिया ग्रेविस में एक तो क्या होता है कि मसल्स वीकनेस हो जाता है। मसल्स वीकनेस होता कैसे है, हम लोग के जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन जो होता है वहाँ से जो मसल्स का जो सिग्नल जो देता है, मसल्स में जो स्ट्रेंथ लाता है जिस न्यूरॉन की वजह से, वो न्यूरॉन ही खराब हो जाता है। यानी कि दोनों के बीच का जो सिग्नल होता है मसल्स और न्यूरॉन के बीच का, वो खराब हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, जिसके वजह से मसल्स में कमजोरी आ जाता है। ऐसे भी आप लोग देखे होंगे या फिर सुने होंगे कि कोई भी आदमी है उसको पोलियो मार दिया है या फिर लकवा मार दिया है, तो उसमें होता क्या है, उसमें ये होता है कि वहाँ का जो न्यूरॉन है, नर्व सिस्टम है, सही से काम नहीं कर रहा है। तो उसी तरह से इस बीमारी में भी होता है कि मसल्स वीकनेस हो जाता है। किसके वजह से, न्यूरल सिस्टम खराब होने की वजह से, जिसको क्या बोलते हैं, मैस्थेनिया ग्रेविस बोलते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग जो दवा देते हैं जिसको बोलते हैं नियोस्टेगमिन और पैराडोस्टेगमिन। अब इड्रोफोबियम का क्या काम है, यहाँ पे ये देखना है। तो सबसे पहले ये हम लोग देखते हैं कि कोई आदमी आया बोला कि देखिए हम लोग का जो मसल्स है बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। इसको ध्यान से सुनिएगा, मसल्स बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग तो ऐसे तो उसको नहीं दे देंगे कि हाँ चलो तुम नियोस्टेगमिन और पैराडोस्टेगमिन ले लो, तुम्हारा मसल्स वीकनेस ठीक हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग को चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा कि वाकई में उसको मैस्थेनिया ग्रेविस है या फिर कोलिनर्जिक क्राइसिस या फिर अदर सिम्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको चेक करने के लिए हम लोग देंगे इड्रोफोबियम का टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, इड्रोफोबियम नाम का जो दवा है इसका टेस्ट करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि ये जो दवा है नियोस्टेगमिन और पैराडोस्टेगमिन, ये लॉन्ग एक्टिंग है, कि लंबे समय तक काम करता है। लेकिन जो इड्रोफोबियम है ये क्या करता है कि 10 मिनट तक ही शरीर में काम करेगा। 10 मिनट के बाद उसका एक्शन जो होता है खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले अगर कोई भी मैस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट आया तो उसको क्या करना है कि इड्रोफोबियम देकर देखेंगे कि उसमें कोलिनर्जिक क्राइसिस है या फिर मसल्स वीकनेस है। अब ये कैसे टेस्ट करना है कि जैसे मान लीजिए कि कोई पेशेंट आया मैस्थेनिया ग्रेविस का, ठीक है, अब उसको हम देंगे क्या, इड्रोफोबियम। अब इड्रोफोबियम देंगे तो इसमें 2 तरह का कंडीशन होगा, मैस्थेनिया ग्रेविस से वो ठीक हो जाएगा या फिर मैस्थेनिया ग्रेविस से वो खराब हो जाएगा। अब मैस्थेनिया ग्रेविस ठीक हो जाएगा इड्रोफोबियम देने से, तो क्या हम लोग सोच लेंगे कि चलो ठीक है, हम लोग इसको नियोस्टेगमिन और पैराडोस्टेगमिन देके मैस्थेनिया ग्रेविस ठीक कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम इड्रोफोबियम दिए, मैस्थेनिया ग्रेविस ठीक नहीं हुआ, उसको हो जाएगा कोलिनर्जिक क्राइसिस। कोलिनर्जिक क्राइसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोलिनर्जिक क्राइसिस। अब कोलिनर्जिक क्राइसिस में क्या होता है कि लीकी, यानी कि लीकी समझते हैं, सभी जगह से वो लीकी होने लगेगा। जीआईटी का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, आई हो जाएगा, क्या मियोसिस हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, मतलब कि क्राइसिस हो जाएगा, सभी जगह से लीक होने लगेगा, हार्ट रेट उसका बढ़ने लगेगा। तो इसको बोलते हैं कोलिनर्जिक क्राइसिस। तो ठीक है, तो हम लोग तो कोलिनर्जिक क्राइसिस हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं है, क्योंकि 10 मिनट में इसका एक्शन खत्म हो जाएगा, 10 मिनट के बाद वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये तो नहीं है ना कि अगर हम उसको नियोस्टेगमिन पैराडोस्टेगमिन डायरेक्ट दे देते तो लंबे समय तक कोलिनर्जिक क्राइसिस होता है। एक बीमारी को ठीक करने की वजह से, उसको टेस्ट करने की वजह से हम लोग दूसरा उसको और भी कंडीशन खराब कर देते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इड्रोफोबियम का जो टेस्ट होता है इड्रोफोबियम का, उसको देखते हैं कि हाँ उसको मैस्थेनिया ग्रेविस है या फिर कोलिनर्जिक क्राइसिस है, कोई दूसरा कंडीशन है। तो इस तरह से हम लोग पता लगाते हैं कि मैस्थेनिया ग्रेविस को ट्रीटमेंट के लिए दो दवा है, नियोस्टेगमिन पैराडोस्टेगमिन वो देते हैं। लेकिन उसको पता लगाने के लिए जो दवा देते हैं उसका नाम है क्या, उसका नाम है इड्रोफोबियम। क्या नाम है, इड्रोफोबियम। तो कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैस्थेनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा दवा देंगे, तो नियोस्टेगमिन पैराडोस्टेगमिन। और मैस्थेनिया ग्रेविस को पता लगाने के लिए कौन सा दवा देते हैं, तो उसमें आ जाएगा इड्रोफोबियम। तो ये था हम लोग को रिवर्सिबल एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर। उसमें क्या था कि वाटर सॉल्युबल और लिपिड सॉल्युबल ड्रग था। और मैस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है उसको पता लगाने के लिए कौन सा ड्रग देते हैं और उसको ट्रीटमेंट में कौन सा ड्रग देते हैं। तो यहाँ पे खत्म हो गया कि रिवर्सिबल एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर, ये खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे यूज ऑफ नियोस्टेगमिन। हम नियोस्टेगमिन का यूज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि नियोस्टेगमिन का यूज क्या है। तो ये 2 रिसेप्टर पे काम करता है, एक काम करता है निकोटिनिक पे और दूसरा काम करता है मस्कुरेनिक पे। अब निकोटिनिक पे कहाँ काम करेगा, निकोटिनिक पे जो काम करता है उसमें आता है NM, ठीक है, NM रिसेप्टर पे काम करता है।
अब जो एनएम रिसेप्टर पे काम करता है तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इसका यूज कहाँ पे होगा, इसमें यूज होगा मेस्थेनिया ग्रेविस में, जो कि मसल्स को वीकनेस को ठीक करेगा। किसको इम्प्रूव करेगा, मसल्स वीकनेस को इम्प्रूव करेगा। दूसरा जो इसका यूज होता है कोबरा बाइट में, किसमें यूज होता है, कोबरा बाइट में। नाग जो होता है, नाग जिसको सांप बोलते हैं, कोबरा बोलते हैं, कोबरा को क्या बोलते हैं, नाग बोलते हैं। तो नियोस्टिग्मिन जो दवाई होता है, नियोस्टिग्मिन नाम का जो दवा होता है किसमें यूज होता है, कोबरा बाइट में। यानी कि नाग जो होता है, नाग अगर काट लिया तो उसमें क्या देंगे, नियोस्टिग्मिन देंगे। नाग से याद रखना है नियोस्टिग्मिन। तो कोबरा बाइट में कौन सा दवा देंगे, नियोस्टिग्मिन से उसको ठीक कर सकते हैं। और जो तीसरा यूज होता है उसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ मसल रिलैक्सन। क्या बोलते हैं, रिवर्सल मसल रिलैक्सन। ठीक है, तो ये हो गया नियोस्टिग्मिन का यूज। तो ये हो गया नियोस्टिग्मिन का नियोस्टिग्मिन का निकोटिनिक यूज। अब हम लोग देखते हैं कि मस्कुरिनिक में इसका क्या काम है। तो मस्कुरिनिक में हम लोग जानते हैं कि 3 तरह का था, M1, M2 और M3। M1 में क्या था कि इंक्रीज HCl, ठीक है। M2 में क्या था, डिक्रीज हार्ट रेट। और M3 था कहाँ पे, GIT, ब्रोंकस, ग्लैंड, पिपुल, ठीक है, और ब्लाडर। यहाँ पे ये यूज हो रहा था किसमें, M3 में। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि जब भी नियोस्टिग्मिन देते हैं तो कहाँ पे ये जो दवा देंगे तो क्या होगा कि ये निकोटिनिक पे भी काम करेगा, मस्कुरिनिक पे भी काम करेगा। तो अगर हम कोबरा बाइट में अगर ये दवाई दे रहे हैं तो हम लोग को क्या करना है कि सिर्फ निकोटिनिक पे यूज करना है, मस्कुरिनिक का यूज नहीं करना है। तो लेकिन जब भी मस्कुरिनिक का यूज होगा तो कोई ना कोई इसका साइड इफेक्ट हो जाएगा, जैसे कि इंक्रीज HCl हो जाएगा, पेट में एसिड का सिक्रेशन बढ़ा देगा, हार्ट रेट तुम्हारा डिक्रीज हो जाएगा और सिक्रेशन सभी इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जितना भी सिक्रेशन है बॉडी का वो इंक्रीज होगा। तो इसको मास्क करने के लिए, इसको छुपाने के लिए मस्कुरिनिक वाले को कोई ना कोई ऐसा दवा उसके साथ मिला के देंगे जो कि नियोस्टिग्मिन का जो साइड इफेक्ट है वो ना हो। तो इसके साथ कौन सा ऐसा दवा है जिसको मिला के देंगे तो क्या होगा कि नियोस्टिग्मिन का जो साइड इफेक्ट होता है M1, M2, M3 पे, तो उसको स्टॉप करने के लिए तो इसके साथ हम देंगे क्या, प्लस एट्रोपिन। कौन सा दवा देंगे, एट्रोपिन। जब हम ये दवा देते हैं एट्रोपिन तो क्या होगा कि ये जो और जब नियोस्टिग्मिन के साथ एट्रोपिन हम मिला के देते हैं तो क्या होगा कि जो मस्कुरिनिक जो साइड इफेक्ट होता है नियोस्टिग्मिन का वो नहीं होगा। लेकिन आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है कि कौन सा ऐसा कंडीशन होता है कि जिसमें नियोस्टिग्मिन के साथ एट्रोपिन हम लोग को नहीं देना है। क्योंकि क्या करता है कि जो एट्रोपिन अगर हम लोग उसके साथ दे देंगे जो, तो क्या होगा कि जो मस्कुरिनिक इफेक्ट है, जो इंक्रीज GIT, ब्लाडर, ग्लैंड, पिपुल और ब्रोंकस का, तो वो हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। तो कौन सा कंडीशन है जिसमें कि हम लोग जो नियोस्टिग्मिन होता है प्लेन देते हैं, जिसके साथ एट्रोपिन नहीं देते हैं। तो एक कंडीशन होता है जिसको बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव पैरालाइटिक इलियस। अब पोस्ट ऑपरेटिव पैरालाइटिक इलियस जो होता है, इसमें क्या होता है कि बस हम लोग को देना है क्या, नियोस्टिग्मिन देना है। इसमें हम लोग एट्रोपिन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एट्रोपिन देंगे तो क्या होगा कि M3 वाला जो साइड इफेक्ट था वो रोक देगा। तो जब M3 का इफेक्ट रोक देगा तो हम लोग को क्या चाहिए कि जो ब्लैडर होता है उसका मूवमेंट चाहिए, GIT होता है उसका मूवमेंट चाहिए, जो अंदर में इलियस है उसका मूवमेंट चाहिए। अगर वो मूवमेंट ही रोक दिया तो ये दवाई देने का तो कोई काम बनेगा नहीं। तो इसीलिए कंडीशन होता है पोस्ट पैरालाइटिक इलियस में, पोस्ट ऑपरेटिव पैरालाइटिक इलियस में उस समय सिर्फ हम लोग को क्या देना है, इस समय हम लोग को सिर्फ देना है नियोस्टिग्मिन। कौन सा दवा देना है, यूज ओनली नियोस्टिग्मिन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नियोस्टिग्मिन। इसके साथ कभी भी भूल के एट्रोपिन नहीं देना है। पोस्ट ऑपरेटिव क्यों देना है ये अच्छे तरह से समझ गए, एक बार और समझ लीजिएगा। पोस्ट ऑपरेटिव इसलिए देना है कि यूरिन रिटेंशन कम हो गया है,
मूवमेंट कम हो गया है तो मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, यूरिन रिटेंशन को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नियोस्टिग्मिन अकेला देंगे, विदाउट एट्रोपिन देना है। जब विदाउट एट्रोपिन दीजिएगा तो M3 पे काम करेगा और उसका जो मूवमेंट है, सिक्रेशन है, तो उसको बढ़ाएगा। अगर आप लोग को कब देना है, जब मेस्थेनिया ग्रेविस हो गया है या फिर नाक काट लिया है, कोबरा बाइट हो गया है, तो उसमें नियोस्टिग्मिन के साथ एट्रोपिन भी आप लोग को देना है। क्योंकि एट्रोपिन नहीं दीजिएगा तो M1, M2, M3 का इफेक्ट आ जाएगा, तो उसको मास्क करने के लिए हम लोग को एट्रोपिन देना पड़ता है। तो यहाँ तक समझ गए कि ये था रिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर ड्रग। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है इरिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन इनहिबिटर ड्रग।